सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनुप्रमाणन पत्र की अनुप्रमाणन फॉर्म जो है उसको भरना कैसा है और क्या कुछ सावधानियां बरतनी है जो अनुप्रमाणन फॉर्म को भरने के समय हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले उसके पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एसबी स्टूडियो के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये फ़ोटो लगी हुई है मेरी, 760 मेंबर हैं और बहुत ही अच्छा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो इसका पिन कर रखा है अनुप्रमाणन फॉर्मेट का, उसको हम ओपन कर देते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ जानकारी ऐसी मांगी जाती है और क्या क्या चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं। शुरू से ही शुरू करेंगे और जो चयनित विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अति महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और कमेंट करके जो भी समस्या है आप बता सकते हैं। लेकिन अनुप्रमाणन फॉर्म के बिना आपका उद्धार नहीं होने वाला है, इसलिए इसको भरना आप सीख लें। ये चीज़ जो है और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि और लोगों को ना कभी इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि उनको अनुप्रमाणन फॉर्म भर के देना पड़े, तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो जिसको नॉलेज है उससे ये चीज़ आप जान सकते हैं। अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी, ये अनुप्रमाणन फॉर्म जो है आपको तब लगता है जब आपका मेडिकल होने लगता है और ज्वाइनिंग होने लगती है, तो ये फॉर्म जो है आपको भर के देना पड़ता है। तो अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता मानी जाएगी, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा और ऐसा करने से उम्मीदवार के शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा। मतलब अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो आप जो हैं इस नियोजन के लिए, मतलब ये जो ज्वाइनिंग मिलने वाली है, आप उसके लिए जो है अनुपयुक्त माने जाएंगे, मतलब आप डिस्क्वालीफाइड हैं, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये दस्तावेज आपके लिए हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चेतावनी लिखी है, मतलब ये नोट नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु भी नहीं लिखा, सीधा चेतावनी शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर विषय है ये। चेतावनी नंबर 2 जो है लिखी हुई है, वो ये कहती है कि यदि इस फॉर्म को भरने या भेजने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोष सिद्ध पाया जाता है अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोष मुक्त किया जाता है, तो ब्यौरे यथास्थिति राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी जिससे अनुप्रमाणन फॉर्म पहले भेजा गया हो तत्काल सूचित किए जाने चाहिए। अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी को जो है छुपाया गया है। यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करे जिनसे उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था आदि। भले ही मामले में अंतिम रूप से प्रतिवेदन कर दिए गए हों, खात्मा हो गया हो, वापस लिए गए हों या अंततः दोष मुक्त हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो। मतलब इस दूसरे पॉइंट का निष्कर्ष ये है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी गैजेटेड ऑफिसर, मतलब राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणन फॉर्म को जो है अटेस्ट करा लिया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजपत्रित अधिकारी से जो है आपको इसको अटेस्ट करवाना है, लास्ट में अभी बताऊंगा मैं। और अगर इसको अटेस्ट करवा लिया है और इसको जमा कर दिया है, अटेस्ट करवाने के बाद अगर आप गिरफ़्तार होते हैं, बंदी बनाए जाते हैं या आपके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर होती है या आपको जो है जुर्माना होता है या आपको जेल भेजा जाता है या आप जो हैं दोष मुक्त साबित होते हैं या दोष सिद्ध साबित होते हैं या आपका आपसी राजीनामा होता है, मतलब किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में आप पढ़ते हैं। मतलब ये कब पढ़ते हैं? जब आप अपना ये अनुप्रमाणन फॉर्म जो है भर के दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई एफआईआर आप पे होती है या कोई मामला होता है तो उसकी जानकारी आपको देना ज़रूरी है। अगर वो जानकारी भी अगर आपने नहीं दी तो यह माना जाएगा कि आपने तथ्यों को छिपाया है और आप उसके हिसाब से डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। ठीक है, ये तीसरी नंबर चेतावनी है। यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई है या कोई भी तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, तो किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। मतलब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि हमारे ऊपर एक छोटा मोटा मामला था या 294, 323, 506 का ही मामला था, छोटी मोटी मारपीट का मामला था, छोटी मोटी चोरी का मामला था, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े का मामला था, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मामला
जो किसी भी थाने में रजिस्टर्ड हो, मेरा शब्दों पर ध्यान देना, थाने में रजिस्टर्ड हो। ये नहीं कि आवेदन की जांच पे आपको बुलाया गया हो। ये पता कर लीजिए कि आपके पास आपके ऊपर पक्की एफआईआर हुई थी अथवा नहीं हुई थी। अगर हुई थी तो उसकी जानकारी आपको ज़रूर देनी है, क्योंकि नौकरी के दौरान कभी भी क्रॉस वेरिफिकेशन में मध्य प्रदेश के या देश के किसी भी थाने में आपके ऊपर कोई मामला निकलता है, जो जानकारी आपने छुपाई थी, जिसके बारे में नहीं बताया था, वो है आपके लिए दिक्कत साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी अगर आप कोई भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाते हो। तथ्यात्मक जानकारी से यहाँ पे संबंध है केवल और केवल आपके ऊपर मामले कायम होने से, आपके ऊपर एफआईआर होने से। उन चीज़ों को अगर आप छुपाते हो तो आप जो है पदच्युत कर दिए जाओगे या आपकी सेवाएं जो हैं समाप्त कर दी जाएंगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपके ऊपर अगर कोई मामला कायम है या कोई एफआईआर है तो उसकी जानकारी आप ज़रूर दे दीजिएगा। उसके निपटने के अलग अलग तरीके होते हैं। छोटे मोटे मामलों में माफ़ी देकर या उनकी समाप्ति हो गई हो तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। या आपका ज़िले का कलेक्टर या आपके ज़िले का एसपी जो है उसको वेरीफाई करके जो है आपको दे देगा, तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ज्वाइनिंग में उतना दिक्कत नहीं है मामले होने से, लेकिन छुपाने में ज़्यादा दिक्कत है, तो छुपाइएगा मत, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि छोटा मोटा भी मामला अगर आपके ऊपर है तो उसकी जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि यह जो है भविष्य में आपके लिए दिक्कत कर सकता है और आपकी सेवाएं इसके आधार पर जो है समाप्त कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर जानकारी के रूप में आपको क्या भरना है? सबसे पहले पूरा नाम भरना है स्पष्ट अक्षरों में, तथा उपनाम यदि अगर कोई हो आपका तो, और यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुल नाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो उसका उल्लेख करिएगा। यहाँ पे मतलब ओरिजिनल नाम लिखना है जो आपका है। कोई उपनाम है तो वो भी आपको बता देना है यहाँ पे, ठीक है। वर्तमान का पूरा पता लिखना है, अर्थात ग्राम, थाना, जिला, घर, क्रमांक, गली, मार्ग, सड़क, नगर और अन्य राज्य जिसमें वह स्थित है, इसकी जानकारी आपको देनी है दूसरे नंबर पॉइंट में। ये जो है तीसरे नंबर पॉइंट के अंतर्गत की जानकारी की बात हो रही है कि ये गलत नहीं देना है। तीसरे नंबर पॉइंट पर है घर का पूरा पता दीजिए। इसमें ग्राम, थाना, जिला, क्रमांक सब कुछ डालना है, मतलब पूरा पता देना है। चौथे में यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो देश में आपका पता एवं भारतीय संघ में प्रवास की तारीख, ये तो लगभग नहीं ही होगा नई पीढ़ी में, तो ये पॉइंट भी देख लेना है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नील कर देना है उसको। निवास अवधियों सहित उन स्थान के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, यदि विदेश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है में रहे हों तो उन सभी स्थान के ब्यौरे दिए जाने चाहिए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। मतलब 21 वर्ष की आयु के बाद अगर आप 1 वर्ष से ज़्यादा भी किसी और जगह पे रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको देना है, ठीक है। कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है इसमें। यहाँ पे नीचे देना है, ये जो कॉलम बना हुआ है, कब से कब तक रहे, उस स्थान का पता और ज़िला मुख्यालय का नाम वहाँ के, ठीक है, ये देना है। अब पिता की क्या क्या डिटेल दी है, तो पिता का पूरा नाम, उपनाम यदि कोई हो तो वो बता देना है। वर्तमान पता पिता का बता देना है। घर का स्थायी पता बता देना है। व्यवसाय बता देना है पिताजी का, यदि किसी सेवा में है, अगर कोई शासकीय सेवा में है तो वो भी बता देना है, ठीक है। और यहाँ पे पिता की राष्ट्रीयता लिखना है, तो भारतीय है। माता भी राष्ट्रीय है, माता की राष्ट्रीयता भी भारतीय ही होगी। पति पत्नी की राष्ट्रीयता मतलब नेशनैलिटी जो होती है, यहाँ पे सबकी राष्ट्रीयता बता देना है। और उसके बाद जो है हमको जो है यहाँ पे जन्म तारीख बता देनी है अपनी, वर्तमान आयु बता देनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद जो है मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय आयु बता देना है कि जब आपने 12वीं की परीक्षा कब उत्तीर्ण करी, ठीक है। नहीं करी है तो कोई बात नहीं है, नहीं बताना है, 10वीं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। तो ये जानकारी हो गई। उसके बाद जो है 8वां पॉइंट आता है जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो। जन्म स्थान बता देना है, उसका ज़िला बता देना है और राज्य बता देना है। वह ज़िला राज्य जहाँ के आप निवासी हैं, वह ज़िला और राज्य भी बता देना है जहाँ के आप निवासी हैं, ठीक है। अब जैसे अदर स्टेट वाले हैं तो उनको ये थोड़ा गंभीरता से भरना है इस जानकारी को। आपका धर्म बता देना है, अगर आप हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, ईसाई, सिख
जिस भी धर्म से हैं वो धर्म आपको बता देना है। और एक चीज़ ये भी बता देना है कि क्या आप अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दे देना है। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता मतलब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बता देना है। तो शाला विद्यालय का नाम, तो मतलब यहाँ आपको 10वीं से बताना स्टार्ट करना है। 10वीं बता देना, 12वीं बता देना, फिर जिस कॉलेज से आपने पास किया है, प्रवेश की तारीख, शाला विद्यालय छोड़ने की तारीख, उत्तीर्ण परीक्षा, ये सब कुछ बता देना, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण बता देना है, ठीक है। अगर आप कोई नौकरी में रहे हो तो उसकी जानकारी आपको 11वें नंबर पर दे देना है। मैं पूरा फॉर्म आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, ताकि ये वीडियो अगर आप आज देख रहे हैं तो आज या भविष्य में जब आपकी ज्वाइनिंग होने लगेगी, तब जब आप खोजेंगे इस चीज़ को, तब भी इसको देखें तो ये ना लगे कि सर ने कोई अधूरी जानकारी दी है या अधूरा कुछ बताया है। मैं हर एक बिंदु और हर एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये प्रयास सराहनीय लगता है, ये जानकारी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। 12वां नंबर पॉइंट है, उसका का नंबर पॉइंट है कि क्या आप कभी, बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है अनुप्रमाणन फॉर्म का, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं? क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है? अभियोजन से मतलब है कि केस कोई चलाया गया है या मुकदमा कोई चलाया गया है, ठीक है। क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं, मतलब कभी आपको गिरफ्तार किया गया है या बाउंड ओवर किया गया है। निरुद्ध मतलब होता है बाउंड ओवर करना, जैसे कि बाउंड ओवर से 107, 116 की कार्रवाई होती है, या 151 ज़ाब्ता फौजदारी की जो कार्रवाई होती है वो निरुद्ध की कार्रवाई कहलाती है। या आपसे मुचलका लिया गया है, या मतलब आपको जो है ज़मानत पर छोड़ा गया है, जैसे नहीं तहसीली या एसडीएम कहाँ से आपको 50,000 के ज़मानत मुचलके पे छोड़ा जाता है, तो वो या जुर्माना किया जाता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, अगर आप पर किसी मामले में दोष सिद्ध हुआ है और उसकी आपको सज़ा मिली है या जुर्माना हुआ है, तो उसकी जानकारी देनी है। क्या आपको किसी लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया हो, परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया गया हो, तो उसकी जानकारी आपको दे देनी है। अगर ये जानकारी में से कोई भी जानकारी आप छुपाते हैं और बाद में विभाग को ये जानकारी पता चलती है कि आपने ये जानकारी छुपाते हुए ये नौकरी ज्वाइन की है, तो आपको उसी समय जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसलिए जानकारी छुपाने का कोई मतलब ही नहीं है। एक बार जब अपने हाथ से 2-2 बार साइन किया हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आपसे 2-2 बार साइन करवा रहे हैं, उम्मीदवार के हस्ताक्षर ऊपर हैं, फिर यहाँ पे जो है मैं प्रमाणित करता हूँ, फिर से उम्मीदवार के हस्ताक्षर है, क्योंकि 2-2 बार साइन करवाने का मतलब ही यही है कि आप बाद में पलट नहीं सकते कि मुझे पता नहीं था या मैंने जानकारी जो है गलत दे दी। अगर एक बार दे दी तो दे दी साइन करके, और क्योंकि नीचे जो है आपके 2 बार दस्तखत होने के बाद तीसरे हस्ताक्षर जो है राजपत्रित अधिकारी के होने हैं। केंद्र या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी जो हरी स्याही वाले होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, जैसे सरकारी डॉक्टर हो गया, सरकारी प्रिंसिपल हो गया, या तहसीलदार हो गया, हैं। तो ये जो अधिकारी होते हैं गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, एसडीएम हो गया। तो इनसे जब आप इसको वेरीफाइड कराएंगे तो इसको बदल नहीं सकते हैं। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है और वैधानिक चेतावनी है कि अनुप्रमाणन फॉर्म में जो भी जानकारी भरें एकदम सत्य भरें। अगर मामला है तो है, चाहे वो किसी भी ज़िले में हो, किसी भी थाने में हो, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। छुपाएंगे तो दिक्कत बन सकती है। क्या आप, दूसरा खा नंबर का पॉइंट है, क्या इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण, संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? यदि पूछे गए प्रश्नों के संबंध में अगर उत्तर हाँ में है, मतलब अगर मामला लंबित है, तो इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोष सिद्ध, दंडादेश आदि के ब्यौरे को प्रस्तुत करने चाहिए। इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। इस जानकारी के लिए, एक मिनट, इस जानकारी के लिए कहाँ गया, इस जानकारी के अतिरिक्त जहाँ लागू हो वहाँ निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे। अगर आपका कोई मामला लंबित है आप पर, या कोई केस चल रहा है, तो उस अपराध या आरोप को बताना है, किस थाने में पंजीबद्ध है वो थाने का नाम बताना है, किस न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है उस न्यायालय का नाम बताना है, मामले का क्रमांक मतलब कौन से नंबर का अपराध है वो क्रमांक बताना है, दिया गया दंड बताना है, उसके अलावा दोष मुक्त कर दिया गया है तो वो बताना है, नहीं किया गया तो वो बताना है, और दोष मुक्त संदेही के आधार पर आधारित मामला वापस लेने लिया गया था। ये सब जानकारी जो है आपको उसमें देनी है।
तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके खिलाफ़ कोई भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसकी जानकारी देना नहीं भूलना है, जानकारी दे देना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि सर, अगर हमारे खिलाफ़ हुए एफआईआर या किसी मुकदमे मामले की जानकारी दे देते हैं तो क्या उसके बाद हमें ज्वाइनिंग मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को बताना देना चाहता हूं कि पिछली बार बहुत सारे मेरे मित्र लोग ऐसे थे जिन लोगों का इन्हीं मामलों के चलते जो है थोड़ी ज्वाइनिंग लेट हो पाई थी। उनको 1 या 1.5 महीने का समय एक्स्ट्रा लग गया था तमाम जगह से चीज़ों को वेरीफाइड कराने में, और उसका एक प्रकार से परमिशन मिलने में ज्वाइनिंग की थोड़ा सा 1 से 1.5 महीने का समय लग गया था। लेकिन लगभग सभी को ज्वाइनिंग जो है मिल गई थी। ज्वाइनिंग में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जानकारी छुपाने में जो है भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, अब एक सामान्य से तर्क की बात है कि अगर आपके पास कोई बड़ा आपराधिक मामला है, जैसे 307, 302, 376, 354, ये एक कहने का मतलब ये है कि एक संगीन मामले कहलाते हैं, गैर जमानती मामले कहलाते हैं। इसका अपराध अगर आपके ऊपर है तो बेसिक सी बात है कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आपके पास छोटा मोटा मामला है, अगर आपके ऊपर छोटे मोटे मामले में एफआईआर है और आप अगर दोष मुक्त हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, राजीनामा हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है, या दोष सिद्ध भी हो गया है तो भी मामले की गंभीरता को देखते हुए, अपराध किस श्रेणी का है, उन सारी चीज़ों पर चिंतन करते हुए आपका ज़िले का एसपी और ज़िले के कलेक्टर महोदय की अनुशंसा पर जो है आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। इसके विषय में और भी जानकारी हम एकत्रित करके आपको दे देंगे, लेकिन हाल फिलहाल आपके लिए एक श्योर जानकारी यही है कि आपको अनुप्रमाणन फॉर्म में जो भी है जानकारी सही देना है। इसमें किसी भी जानकारी को नहीं छुपाना है। अब यहाँ पे गा नंबर पॉइंट लिखा है कि क्या आप किसी ऐसे संगठन या सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित संगठन से जुड़े तो नहीं हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो उसकी जानकारी आपको दे देना है, क्योंकि जैसे विधि विरुद्ध सरकार ने घोषित किया हुआ है तो ऐसे किसी भी संगठन का आपको सदस्य नहीं रहना है। ठीक है, जो भी जैसे आतंकवादी संगठन हो गया या कोई भी ऐसा संगठन जो कि जिसकी जो है सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर टिप्पणी लिखी हुई है, अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें। मतलब साइन करने से पहले एक बार और ये बात यहाँ पर टिप्पणी के माध्यम से बताई गई है कि जो है आपको उम्मीदवार के हस्ताक्षर जो करिए, लेकिन चेतावनी पढ़ लीजिए कि कोई गलत जानकारी तो आपने नहीं दे दी है या कोई जानकारी आपने छुपा तो नहीं ली है। उसके बाद आपके मोहल्ले के 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों या 2 निर्देशियों के नाम जो आपको जानते हो, मतलब कुल मिला के 2 गवाह है आपको इसमें लगने हैं। उसमें जो है आप 2 गवाहों के साइन करा सकते हैं अपने परिचित वालों के, जो इस बात की गारंटी लें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि मैं प्रमाणित करता हूँ फलाना ढिकाना जो लिखा है, मतलब जो भी ऊपर जानकारी दी गई है मैंने जो है पूरे तरीके से सही तरीके से दी है और वो जानकारी जो है सही है। मैं सहमत हूँ कि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को जो है बिना सूचना दिए, बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा। तो उसका निर्णय जो है मुझ पर बंधनकारी होगा। तो यहाँ पर फिर से जो है इस शर्त, खुश रहो, ये जो शर्त है इसके साथ ही आपके साइन फिर से जो है फिर से कराए जा रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के जो है 2 बार हस्ताक्षर कराने का मतलब यही है कि एक प्रकार से आपके दस्तखत में आपको ही फंसाने की तैयारी है। अगर आप कुछ भी गलत जानकारी देते हैं तो साइन तभी करिएगा जब आपने सब कुछ जानकारी सही भरी हो। पहचान प्रमाण पत्र है यहाँ पर कि यहाँ पर केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, संसद या विधानमंडल का सदस्य, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अधिकारी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, शासकीय या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का प्रधानाचार्य तथा प्रमुख, खंड विकास अधिकारी या पोस्ट मास्टर या पंचायत निरीक्षक, ये जो है गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। और वो आपका सब यहाँ पे नाम लिख के, आप किसके लड़के हैं वो लिख के, और कितने वर्षों से आपको जानते हैं
वो सारी जानकारी लिख के जो है यहाँ पे आप अपना गैजेट अधिकारी जो है अपना दस्तखत करेगा, अपनी सील लगाएगा, और सील लगाएगा तभी जो है आपका ये जो है अनुप्रमाणन पत्र कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ 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 इसको जो है किसी भी किसी भी जो है गैजेटेड अधिकारी मतलब राजपत्रित अधिकारी से जो है इसको आप वेरीफाई करा लीजिएगा, सील साइन करवा लीजिएगा। इसको कहते हैं अटेस्टेड करवाना, तो इसे अटेस्टेड करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये आपके काम का नहीं है। तो ये था आपका अनुप्रमाणन फॉर्म जो आपको सावधानीपूर्वक भरना है। कोई भी हौवा नहीं है। अगर आपके नाम पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है, कोई भी FIR नहीं है, तो ये आपके लिए एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं है। सब जानकारी सही बनकर भर के गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा के जो है इसको जमा कर देना है। लेकिन अगर कोई मामला है तो उसको भी दर्शा देना है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसमें सहयोग करना है प्रशासन का, जांच जो होती है उसमें अपना सहयोग करना है। उसके बाद जो है आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लास्ट सवाल, मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बारे में आने हैं बच्चों के कि मेरे ऊपर फ़लाना मामला है, मेरे ऊपर फ़लाना मामला है, तो क्या मुझे ज्वाइनिंग मिल पाएगी या नहीं। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग सबको मिलती है, लेकिन जिनके नाम पर FIR होती है, मामले की जांच होती है, मामले की गंभीरता को देखा जाता है, मामला लंबित है अथवा नहीं, मामले में आपको दोष सिद्ध किया गया है अथवा नहीं, मामले में आपको दोष मुक्त किया गया है अथवा नहीं, राजीनामा हो गया है अथवा नहीं, तो जैसा भी उस मामले की दशा और दिशा होती है उसके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग का निर्णय लिया जाता है। लेकिन 99.9% केसेस में जो है ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ये था अनुप्रमाणन फॉर्म का वीडियो जो कि चयनित विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक वीडियो जो है MP पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आपको मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।